हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो आप लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो मेरे को मेरे चैनल पर। काफ़ी ज़्यादा आप लोग इसको पसंद कर रहे हो और ये पता चलता है नंबर ऑफ़ सब्सक्रिप्शंस पर डे से या फिर लाइक से, कमेंट से। ये सब कुछ ज़रिए होते हैं, मेजरमेंट्स होती हैं, जिससे मेरे को पता चलता है क्या आपको मेरे पढ़ाने का तरीका या मेरा स्टाइल पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब मैंने सोचा है कि जो चैप्टर वाइज मैं आपके लिए एनसीईआरटी जितना मैक्सिमम हो सके सॉल्व करवा दूं। तो आज जो इस वीडियो में मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं वो है चैप्टर वन की। चैप्टर वन में एनसीईआरटी में जितना भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो मैं इस वीडियो में आपको करवा दूंगा। सिर्फ एनसीईआरटी में जितना भी चैप्टर वन है, मतलब चैप्टर वन में एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं करवा दूंगा। उसके अलावा अगर कुछ होगा तो वो मैं सप्लीमेंट कर दूंगा आने वाली वीडियोस में। लेकिन अगर आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है तो चैप्टर वन में आप सिर्फ इतना करिए, सफिशिएंट है। क्लियर हो गया। तो टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। बस आपको पेशेंस रखना है, वीडियो बीच में स्किप नहीं करनी है, आपको पूरा एंड तक बने रहना है। तो फटाफट से कॉपी और पेन ले आइए, पूरा चैप्टर वन अभी कंप्लीट कर देंगे हम लोग। क्योंकि ये छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। सिर्फ ये वीडियो देखिए, एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर हो गया। ओके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको मैं बेसिक्स बता देता हूँ थोड़े से होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो नंबर्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो फटाफट से पेन आपने निकाल ही लिया होगा। तो सबसे पहले लिखिए हेडिंग में नेचुरल नंबर्स। आपको लगेगा बीच बीच में कि ये बहुत बेसिक्स है, लेकिन आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ट्रस्ट करिए मेरे पे और आप बस बने रहिए। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, देखिए। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो बहुत ही नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। जब काउंटिंग स्टार्ट करी गई तो सबसे पहला नंबर दिमाग में आया होगा वन, फिर टू, फिर थ्री, फोर एंड सो ऑन। लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर था वो हमको आज तक पता नहीं चल पाया है, इसलिए हम उसको बोल देते हैं नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। क्लियर हो गया। इसके बाद ज़ीरो की खोज हुई और हमने सीखा कि ज़ीरो भी एक नंबर होता है और ज़ीरो को इंक्लूड कर लिया हमने अपनी लिस्ट में। तो ये हो गया ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन। लास्ट नंबर वॉज इन्फिनिटी। क्लियर। अब ज़ीरो आ चुके हैं हमारे पास, वन, टू, थ्री, फोर नंबर आ चुके हैं। फिर लोगों ने सीखा कि किस तरीके से बिजनेस को किया जाता है। जब बिजनेस सीखा तो उनको पता चला प्रॉफिट के साथ साथ लॉस का सामना भी करना पड़ता है, और लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करा गया। तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल -3, -2, -1, ये सब इंटीजर्स होते ही हैं। और साथ में जो पहले के नंबर्स थे होल नंबर्स वाले, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सभी इसमें इंक्लूड किए ही जाते हैं। लेफ्ट में सबसे छोटा नंबर होगा जिसकी वैल्यू आज तक हमको पता नहीं, हमने उसको बोल दिया माइनस इन्फिनिटी। और राइट में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसकी वैल्यू भी हमको नहीं पता, उसको बोल दिया हमने प्लस इन्फिनिटी। दे बोथ आर नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया इतना। फिर डिवीजन की ज़रूरत पड़ी, और जब दो इंटीजर्स को डिवाइड किया गया, फॉर एग्जांपल 2 और 3 को डिवाइड किया, 5 और 2 को डिवाइड किया, डिवाइड करने पे हमें कुछ डेसिमल वैल्यूज़ मिली। उन डेसिमल वैल्यूज़ को जब हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो हमें एक नया सेट ऑफ नंबर्स मिला जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? अ नंबर विच कैन बी represented in the form of p by q, in the form of p by q where q is not equal to 0। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं और q डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब सुनिए बात को ध्यान से। इसी के अंदर एक सब कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रैशनल नंबर। ये वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं और q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन साथ में एक और कंडीशन लग जाती है कि p एंड q
आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स, अब ये को प्राइम क्या होता है, सुनिए बात को ध्यान से। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे इंटीजर्स जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है। अब HCF क्या होता है? HCF के लिए आप बस फिलहाल के लिए इतना समझिए कि उनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता अपार्ट फ्रॉम 1। फॉर एग्जांपल 2/3, 2 और 3 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 और 3 को डिवाइड कर दे एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 2 भी आता हो और 3 भी आता हो। फॉर एग्जांपल 5/3, ये भी एक स्टैंडर्ड रैशनल नंबर है। लेकिन जो नॉर्मली हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं वो स्टैंडर्ड रैशनल नंबर भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 2/3, या फिर 15/10 भी हो सकता है। अब क्या ये स्टैंडर्ड रैशनल नंबर है 15/10? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। अब 3/2 की अगर हम बात करें तो ये स्टैंडर्ड रैशनल नंबर होगा। तो जो नॉर्मल रैशनल नंबर्स जिनकी हम हमेशा बात करते हैं वो हमेशा P/Q की फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट कंपलसरी कि वो स्टैंडर्ड रैशनल नंबर हो, मतलब उनका जो HCF है वो 1 हो, मतलब वो 1 के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिवीजन हो रही थी 5 से, 5 की टेबल में 3 पर आता है 15, 5 की टेबल में 2 पर आता है 10। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन होती है, रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन होती है, वो होती है टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स। दूसरा होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर्स। क्या होता है, क्यों होता है, ये समझाता हूँ भी, देखिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 1/1 है, 1/1 की वैल्यू 1 ही होती है। 1/2 है, अगर आप इसको डिवाइड करो तो आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू 0.5 होती है। 1/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू होती है 0.3333, सो ऑन ही चलता रहता है। क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है इसीलिए हम इसको 0.3 के ऊपर बार भी कहते हैं। 1/4 इसकी वैल्यू 0.25 होती है। 1/5 इसकी वैल्यू 0.2 होती है। 1/6 सिमिलरली इन सबको अगर आप डिवाइड करो 1/6, 1/7, 1/8, तो आप एक चीज़ नोट करोगे कि या तो नंबर टर्मिनेट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ टर्मिनेट, यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब होता है वो रुक गया है, वो बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पर रुक गया है। क्लियर हुआ? लेकिन कई बार वो रिपीट करता रहता है, जैसे कि यहाँ पर कर गया। तो या तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग नेचर के होते हैं, फॉर एग्जांपल 1/1, 1/2, 1/5, 1/4, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नेचर के होते हैं, मतलब वो रिपीट करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1/6 को अगर आप डिवाइड करो तो वो बार बार रिपीट करता जाएगा। 1/7 को आप डिवाइड करो, वो बार बार रिपीट करते जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.142857 के ऊपर बार। बार का मतलब है वो बार बार रिपीट होता रहेगा। तो 0.142857, 1428571, 1428557 एंड सो ऑन चलते ही रहेगा। 1/8 को डिवाइड करो तो आपको पता चलेगा कि वो टर्मिनेटिंग नंबर है, एंड सो ऑन। तो अब कैसे डिस्टिंग्विश करें कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है? आपको बेसिक आइडिया इतना होना चाहिए कि कभी भी डिनोमिनेटर में, कभी भी डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर m है, या फिर 2 की पावर n है, या फिर 2 की पावर m और 2 की पावर, सॉरी मैंने आपको एक चीज़ गलत बोल दी यहाँ पे, 2 की पावर m है, या फिर 5 की पावर n है, या फिर 2 की पावर m और 5 की पावर n बोथ है, दोनों। कभी भी ऐसा होता है तब वो नंबर पक्का टर्मिनेटिंग होता है। कैसा होता है? टर्मिनेटिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल जो था हमारा 1/2, 1/2 जो था इसमें डिनोमिनेटर 2 की पावर 1 था, इसीलिए 1/2 टर्मिनेटिंग नेचर का है। 1/3 को देखिए, ना तो यहाँ पे 2 की पावर है, ना ही 5 की पावर है, ना ही 2 और 5 के कॉम्बिनेशन की पावर है, इसीलिए 1/3 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर। क्लियर? 1/4 को देखिए, अगर आप 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप पाएंगे 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, और कोई भी नंबर अगर 2 की पावर में होती है तो वो पक्का टर्मिनेटिंग नंबर होता है। 1/5 में डिनोमिनेटर में 5 है, 5 की पावर होती है सिर्फ, तब भी वो नंबर पक्का टर्मिनेटिंग होता है। तो इससे हमें आइडिया लगा
कि 1/1 एक टर्मिनेटिंग नंबर इसलिए होगा क्योंकि 1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, इसीलिए एक नंबर टर्मिनेटिंग हो गया है। 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 में 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1, ओके। और 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो वापस 2 मिल जाएगा, जो कि एक टर्मिनेटिंग नंबर होता ही है। सिमिलरली 1/3 जो है, ना तो हम उसको 2 की पावर में या 5 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यही रीज़न है कि ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर। 1/4 ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर। 1/5 5 खुद ही 5 की पावर 1 होता है, इसलिए ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर होता है। 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3। यहाँ पर 2 की पावर तो है, लेकिन साथ में 3 की पावर भी है। सिर्फ 2 की पावर होनी चाहिए, या फिर सिर्फ 5 की पावर होनी चाहिए, या फिर सिर्फ 2 और 5 दोनों की पावर। अगर एक्स्ट्रा कोई भी नंबर है डिनोमिनेटर में 2 की पावर और 5 की पावर के अलावा, तो वो नंबर पक्का नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नेचर का होता है। क्लियर हो गया। 1/7 7 को ना तो हम 2 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना ही 5 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। 1/8 8 को लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब, ये सिर्फ 2 की पावर है, इसीलिए ये नंबर हो जाएगा टर्मिनेटिंग। 1/9 9 को ना तो हम 2 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना ही 5 की पावर में, इसीलिए ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, एंड सो ऑन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। क्लियर हो गया इतना। अब आपको पता होना चाहिए कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। इसका मतलब समझिए होता क्या है इसका मतलब। फॉर एग्जाम्पल 2.01212691256781256492 एंड सो ऑन ही चलते जाएगा। अब देखिए, मैंने रैंडमली कोई भी नंबर बोल दिए थे इधर। यहाँ पर कोई भी सिंगल डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रही है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लगेगा कि यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है, फिर दोबारा 1 2 लिखा हुआ है, रिपीट तो हो रहा है, लेकिन इसको रिपीटिशन नहीं बोलेंगे। रिपीटिशन हम तब बोलते हैं जब 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड तक हमेशा ही 1 2 लिखा होता। क्लियर हो गया। और आप ये भी नहीं बोल सकते कि 2 एक बार आ गया, 2 बार आ गया, बार बार रिपीट तो हो रहा है, इसको भी रिपीटिशन नहीं बोलते। रिपीटिशन का मतलब होता है हमेशा ही 2 आ रहा है, या हमेशा ही 3 आ रहा है, या हमेशा ही 23 23 23 23 ही आ रहा है और कोई नंबर आ ही नहीं रहा, उसको रिपीटिशन बोलते हैं। यहाँ पे रिपीटिशन हो नहीं रही। रिपीटिशन का ही दूसरा नाम होता है रिकरिंग। तो यहाँ पर रिपीटिशन नहीं हो रही है तो नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, जिसको हम नॉन रिकरिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे मैंने डॉट 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 लगा रखी हैं, इसका मतलब कि ये नंबर आगे कंटिन्यू होते ही जा रहा है, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अगर एक फ्रैक्शन की फॉर्म में या रैशनल नंबर की फॉर्म में हमारे पास कोई नंबर है, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा और वो डॉट 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 चलता ही जाएगा। इसी को दिखाने का एक बहुत ही ईजी तरीका होता है कि 2.01 011 011 0 4 बार 1 0 5 बार 1 एंड सो ऑन। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 01 आया, दोबारा 01 आया, लेकिन दोबारा 01 नहीं आया। इसका मतलब इसको हम रिपीटिंग नेचर नहीं बोल सकते, इसीलिए ये इरेशनल नंबर हो गया है। यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, आप ध्यान से देखिए। सिंगल डिजिट 0, सिंगल डिजिट 1, सिंगल डिजिट 0, डबल डिजिट 1, सिंगल डिजिट 0, ट्रिपल डिजिट 1, सिंगल डिजिट 0 4 बार 1। ऐसा पैटर्न बार बार चल रहा है, इसका मतलब ये पक्का इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से आप कुछ भी अपना पैटर्न बना सकते हैं, 2 3 2 3 2 3 3 एंड सो ऑन। ये बार बार रिपीट कभी भी नहीं करेगा, हमेशा ये चलता ही जाएगा, क्योंकि 3 आपने एक बार लिखा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार चलता ही रहेगा। तो ये नंबर ना तो रुकेंगे, ना ही ये रिपीट होंगे, इसीलिए ऐसे टाइप्स के नंबर्स को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर एक और कैटेगरी में पाए जाते हैं जिनमें रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है
तो पक्का वो रैशनल नंबर होगा, तो वो पक्का रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें रूट वन, तो ये वन ही होता है। रूट टू, क्या टू किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता, इसीलिए ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। रूट थ्री, क्या थ्री किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता, इसीलिए ये इर्रेशनल नंबर होता है। रूट फोर, क्या फोर किसी का स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है, फोर होता है टू का स्क्वायर, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं रूट फोर इज इक्वल टू टू विच इज़ अ रैशनल नंबर। तो रूट फोर एक कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं रूट फाइव की, ये भी एक इर्रेशनल नंबर होगा क्योंकि फाइव किसी का स्क्वायर नहीं होता है। रूट सिक्स भी इर्रेशनल नंबर होगा क्योंकि सिक्स किसी का स्क्वायर नहीं होता है। रूट सेवन, सेवन भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इर्रेशनल नंबर। रूट एट, एट भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए इर्रेशनल नंबर। रूट नाइन, क्या नाइन किसी का स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है, नाइन स्क्वायर होता है थ्री का, इसीलिए रूट नाइन की वैल्यू होती है थ्री, और थ्री जो है वो एक रैशनल नंबर होता है, और हम कह सकते हैं कि रूट नाइन इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा और आप क्लियरली बता सकते हो कि हमको पता है रूट वन, रूट फोर, रूट नाइन, रूट सिक्सटीन, रूट ट्वेंटी फाइव, रूट थर्टी सिक्स, रूट फोर्टी नाइन, रूट सिक्सटी फोर, रूट एटी वन, रूट हंड्रेड, ये सारे जो नंबर्स हैं इनकी हमें वैल्यू पता है क्योंकि रूट वन इक्वल होता है वन के, रूट फोर इक्वल होता है टू के, रूट नाइन इक्वल होता है थ्री के, रूट सिक्सटीन इक्वल होता है फोर के, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। तो आपने एक चीज़ नोट करी कि वन और टू, फिर टू और थ्री, थ्री और फोर, ये सारे नंबर तो सारे रैशनल है ही, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल रूट वन और रूट फोर के बीच में कौन से नंबर होंगे? इनके बीच में होंगे रूट टू, रूट थ्री। सिमिलरली रूट फोर और रूट नाइन के बीच में कौन से नंबर्स होंगे? इनके बीच में होगा रूट फाइव, रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट। फिर रूट नाइन और रूट सिक्सटीन के बीच में नंबर्स होंगे रूट टेन, रूट इलेवन, रूट ट्वेल्व, रूट थर्टीन, रूट फोर्टीन, रूट फिफ्टीन एंड सो ऑन। अब ये सारे के सारे नंबर्स कौन से नंबर्स कहलाए जाएंगे? ये सारे के सारे नंबर्स होंगे इर्रेशनल नंबर्स। कैसे नंबर्स होंगे ये? इर्रेशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं ये। क्लियर हो गया इतना? ओके। एक और एमसीक्यू में आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। तो आपको बेसिकली क्या करना है, सपोज टू और थ्री दो नंबर बोल दिए, इनके बीच में आपको अगर एक रैशनल नंबर पता लगाना है तो बस आपको दोनों को प्लस कर देना है और टू से डिवाइड कर देना है, 5/2 आ जाएगा और ये एक रैशनल नंबर आ जाएगा। क्लियर हो गया? बाई चांस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन टू एंड थ्री। अब बताओ, तो आपको क्या करना है, रूट के अंदर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। रूट सिक्स आ गया तो रूट सिक्स इज़ एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। सपोज कभी आ गया फोर और एट, इसके बीच में इर्रेशनल नंबर बताओ, तो आपको बस रूट के अंदर फोर और एट को मल्टीप्लाई कर देना है, रूट के अंदर आ जाएगा 32 और ये एक इर्रेशनल नंबर आ चुका है जो कि पक्का फोर और एट के बीच में है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की कहानी की तरफ जो कि होती है फैक्टर्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फैक्टर्स होते क्या हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है कि वो नंबर्स जो किसी गिवन नंबर को डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल वन के फैक्टर्स सिर्फ वन ही होते हैं क्योंकि वन वन की टेबल में ही आता है। टू किस किस की टेबल में आता है? वन और टू दोनों की टेबल में आता है, तो टू के फैक्टर्स होंगे वन और टू। थ्री के फैक्टर्स होंगे वन और थ्री। फोर के फैक्टर्स होंगे वन, टू और फोर, क्योंकि फोर जो है वो वन की टेबल में भी आता है, टू की टेबल में भी आता है, फोर की टेबल में भी आता है। फाइव, फाइव किस किस की टेबल में आता है? वन की टेबल, टू की टेबल, फाइव की टेबल, इसलिए फाइव के फैक्टर्स तीन होंगे, वन, टू और फाइव। सिक्स के फैक्टर्स होंगे वन, टू, थ्री और सिक्स। सेवन के फैक्टर्स होते हैं वन और सेवन। एट के फैक्टर्स होते हैं वन, टू, फोर और एट। नाइन के फैक्टर्स होंगे वन, थ्री और नाइन। टेन के फैक्टर्स होंगे वन, टू, फाइव और टेन। 11 के फैक्टर्स होंगे वन और 11 सिर्फ। 12 के फैक्टर्स होंगे वन, टू, थ्री, फोर, सिक्स और 12।
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि कुछ कुछ नंबर्स तो ऐसे हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल 2, 3 और 5 का मैंने गलती से 2 भी लिख दिया है। 5 के सिर्फ 1 और 5 ही फैक्टर होते हैं, 7 और 11 एंड सो ऑन, काफ़ी सारे होंगे। लेकिन ये वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ कितने फैक्टर्स हैं, दो। तो ऐसे नंबर्स को हमने अलग सेग्रीगेट कर दिया, इनका अलग ग्रुप बना दिया, और ऐसे नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर्स। क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। दे हैव टू फैक्टर्स ओनली। दे हैव टू फैक्टर्स ओनली, इनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। सिमिलरली बाकी के नंबर्स आप देखो, जैसे 4 है, इसके 3 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा हैं। 6, इसके भी 2 से ज़्यादा हैं। 8, 2 से ज़्यादा। 9, 2 से ज़्यादा। 10, 2 से ज़्यादा। 12, 2 से ज़्यादा। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर। लिख लो, दे हैव मोर देन टू फैक्टर्स। इनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि 1 नंबर रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि ना तो इसके दो फैक्टर हैं, दो तो फैक्टर है ही नहीं, इसके सिंगल ही फैक्टर है 1, ना ही इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। इसीलिए 1 को बोला जाता है इट इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो वो प्राइम नंबर है, ना ही वो कंपोजिट नंबर है। वो कोई भी नंबर नहीं है इनमें से, ना तो वो प्राइम है, ना ही वो कंपोजिट है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब बात करते हैं हम HCF और LCM की। सबसे पहले मैं आपको HCF समझाता हूँ, HCF क्या होता है। लेकिन LCM के लिए मेरे को मल्टीपल भी बताना पड़ेगा, तो पहले मल्टीपल भी बता देता हूँ। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है कि वो उसकी टेबल में आगे क्या क्या आ रहा है। फॉर एग्जांपल 1 के मल्टीपल्स होंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 2 के मल्टीपल्स होंगे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 एंड सो ऑन। 3 के मल्टीपल्स होंगे 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड सो ऑन। 4 के मल्टीपल्स होंगे 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 एंड सो ऑन। 5 के मल्टीपल्स होंगे 5 10 15 20 एंड सो ऑन। ये 5 के मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल का मतलब समझ में आ गया होगा अभी तक आपको। अब बात करते हैं उसकी HCF की। HCF हेडिंग डाली HCF। इसकी डेफिनेशन होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या डेफिनेशन होती है इसकी, या फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है एक्चुअली? सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं A और B। सबसे पहले हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है दोनों नंबर्स की। क्या करनी होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं हमें दोनों नंबर्स के। जब हम दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो हमें देखनी होती है स्मॉलेस्ट पावर। कौन सी पावर? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर ये बहुत ही कीवर्ड है यहाँ पे। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। लिख लिया इतना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 12 और 36, ये दो नंबर्स हैं, हमें इसका HCF पता लगाना है। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 36 के भी हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। 12 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। 36 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप चेक करिए कि कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर का मतलब है जो दोनों में आने चाहिए। क्या 2 जो फैक्टर है वो इधर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या 2 इधर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या 3 इधर आ रहा है? बिल्कुल इधर है। क्या 3 इधर है? बिल्कुल इधर है। अब अगर हमें HCF निकालना है तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि 2 की स्मॉलेस्ट पावर किधर है। 2 की स्मॉलेस्ट पावर 2 ही है, क्योंकि दोनों में सेम ही पावर है। 3 की स्मॉलेस्ट पावर देखिए, 3 की स्मॉलेस्ट पावर 1 है या 2 है? 3 की स्मॉलेस्ट पावर है 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है आपको।
टू का स्क्वायर होता है 4, 3 की पावर 1 होता है 3, 4 3 ज़ा 12, तो HCF हो जाएगा दोनों का 12। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। फॉर एग्जांपल 46 और 48, आपको ये पता लगाना है कि इसका HCF क्या है। HCF 46 के फैक्टर्स बना दो सबसे पहले। 223 ज़ा 46 और 23 एक प्राइम नंबर होता है सिंपली। अब आप देखिए 48 को भी, 2 24 ज़ा 48, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब आप देखिए ध्यान से, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है यहाँ पे 4, और यहाँ पे 3 की पावर 1 है। तो 46 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। 48 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। HCF की जो डेफिनेशन होती है वो ये कहता है कि सबसे पहले आप देखिए कॉमन फैक्टर कौन सा है। 2 यहाँ पर कॉमन फैक्टर है जो ऊपर भी है और नीचे भी है। 23 ऊपर तो है लेकिन 23 नीचे नहीं है। 3 नीचे है लेकिन 3 ऊपर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है? कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है। इसकी स्मॉलेस्ट पावर देखो, स्मॉलेस्ट पावर हुई 2 की पावर 1, इसीलिए इन दोनों गिवन नंबर्स का HCF हो जाएगा 2 की पावर 1 जो कि 2 ही होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब बात करते हैं हम, चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ फिर मैं LCM पे जाता हूँ। 15 और 20 की, 15 की फैक्टराइजेशन करिए। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। 20 की फैक्टराइजेशन करिए। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब 15 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 की फॉर्म में। 20 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 की फॉर्म में। क्लियर इतना? HCF में हमें कॉमन फैक्टर देखना होता है। 3 की पावर 1 ऊपर तो है लेकिन 3 नीचे नहीं है, तो 3 कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 की पावर 1 ऊपर है, 5 की पावर 1 नीचे भी है, तो इसका कॉमन फैक्टर 5 ही है जिसकी पावर भी सेम ही है, इसलिए HCF भी सेम हो जाएगा 5 की पावर 1। तो HCF 5 हो गया है इसका। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं LCM की। LCM की जो फुल फॉर्म होती है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कभी भी, सपोज हमें दो नंबर दे दिए A और B और हमें उनका LCM पता लगाना है, तो आपको ढूंढनी होती है उनकी ग्रेटेस्ट पावर। और ग्रेटेस्ट पावर हर एक कॉमन प्राइम फैक्टर की नहीं ढूंढनी होती, आपको हर प्राइम फैक्टर की ढूंढनी होती है। तो LCM की डेफिनेशन हो जाती है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व। जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे उनकी हमें ग्रेटेस्ट पावर देखनी है। यहाँ पे सारे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। क्लियर हो गया? नोट कर लिया होगा यहाँ तक। अब एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल 15 और 20। 15 और 20 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम कर देते हैं तो 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। 15 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 20 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। अब जब हम इसका LCM निकालना चाहेंगे तो LCM हो जाएगा 2 की पावर, देखिए सबसे पहले 2 की पावर क्या है? स्क्वायर, एक बार ही है तो लिख दो। 3 की पावर 1 लिख दीजिए। अब 5 की पावर, 5 की पावर क्योंकि दोनों की सेम है तो 5 की पावर 1 ही लिख रहे हैं। सपोज यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखा होता और यहाँ पे 5 की पावर 1, तो हम ग्रेटेस्ट पावर देख रहे होते। 5 का स्क्वायर लिखते फिर हम इस केस में यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सेम पावर्स हैं इसलिए मैंने सेम ही लिख दिया है। 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो इसका LCM हो जाएगा 60। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी चीज़ें। और एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल 12 और 22, आपको इन दोनों नंबर्स का LCM लेना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 22 के लिए देखिए आप क्या करेंगे, 2 11 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11। 12 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। 22 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। जब हम इसका LCM निकालेंगे तो हमें ग्रेटेस्ट पावर देखनी होती है। 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 ही है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है,
11 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है। 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 3 इंटू 11, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 11 करना है अब आपको, ये हो जाएगा 132। ठीक है, इस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको एलसीएम भी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। क्वेश्चंस की हम जो स्टार्टिंग है वो करेंगे यहाँ से। जो 2022 से 2023 वाला सेशन है उसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम डिलीटेड है, तो आपको नहीं करने की ज़रूरत। एग्जाम्पल 1 जो है वो आप ट्राई कर सकते हो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन यूक्लिड्स के एल्गोरिदम से करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? यूक्लिड के एल्गोरिदम से करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम सेम क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। सपोज़ 4052 एक नंबर दे रखा है आपको, दूसरा नंबर दे रखा है 12576, और दोनों को आपको क्या करना है, दोनों का आपको पता लगाना है HCF। क्या पता लगाना है? HCF। तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 20 ज़ा 40, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, 2 13 ज़ा 26। ओके, अब 1013 जो है किसी ना किसी नंबर से हो सकता है डिवाइड होता हो, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, तो हम 12576 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 12576 की, तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। दोबारा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये 2 31 ज़ा 62, 2 44 ज़ा 88, 2 15 ज़ा 30, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16 और 2 6 ज़ा 12। एंड ये चलते ही जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 ही आ रहा है और 1013 जो है इसका कोई और प्राइम फैक्टर फ़िलहाल हमको मिल नहीं रहा है। प्राइम फैक्टर ऑफ 1013 हम अगर सोचें भी तो ये हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि एक प्राइम नंबर ही है। अब 1013 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और 393 को अगर आप सॉल्व भी करोगे आगे तो कुछ ज़्यादा हेल्प मिलेगी नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 की पावर ही आएगी कॉमन, क्योंकि यहाँ पे 1013 से छोटा नंबर आ गया है इसलिए। तो जो इसका HCF होगा वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। क्लियर हो गया? अब जो कॉमन नंबर आ रहा है वो आ रहा है 2 का स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो जो 2 का स्क्वायर है वो इसका HCF हो जाएगा। HCF विल भी 2 का स्क्वायर, जो कि होता है 4। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। एग्जाम्पल 2 कट कर दीजिए, आपको नहीं करना। एग्जाम्पल 3 कट कर दीजिए, आपको नहीं करना। मैं यहाँ पे सीधा कट भी करते रहता हूँ। 3 नहीं करना, 4 करना है आपको, इसको टिक कर लो। तो स्वीट सेलर का क्वेश्चन है। 420 काजू की बर्फ़ीज़ हैं, 130 बादाम की बर्फ़ीज़ हैं। आपको इसमें स्टैकिंग करनी है और आपको ये पता लगाना है कि लीस्ट एरिया हो तो व्हाट इज़ द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड। ओके, तो याद रखना जब कभी भी आपको ये डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत आ रही हो कि हमें HCF निकालना होता है या LCM, तो LCM हम सिर्फ जनरली 2 ही केस में निकालते हैं। या तो वहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हो रिंगिंग बेल्स, रिंगिंग बेल्स, तब तो हम LCM निकालते हैं। या फिर अगर क्वेश्चन है सर्कुलर ट्रिप का, सर्कुलर ट्रिप का, तब भी हम क्या निकालते हैं? LCM। फिर HCF कब निकालते हैं? HCF जनरली निकाला जाता है जब स्टैकिंग की बात करी जा रही हो, एक के ऊपर एक कोई चीज़ रखी जा रही हो, या फिर क्वेश्चन में कीवर्ड लिखा हो कहीं पे कॉलम्स, या फिर लिखा हो रोज़, या फिर लिखा हो ग्रुप। ठीक है, इस टाइप से कुछ लिखा हो। या फिर कोई बर्फ़ी का क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तब भी हम HCF निकालते हैं। ये मैं आपको जनरल अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं उसमें जनरली यही होता है। बाकी मैं आपको रामबाण इलाज और बताऊँगा थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। स्टैकिंग हो गया, कॉलम्स हो गया, रोज़, ग्रुपिंग, बर्फ़ी, और आर्मी कंटिंजेंट। वो कैसे भूल सकते हैं हम? आर्मी कंटिंजेंट, कंटिंजेंट का मतलब होता है ग्रुप। आर्मी के ग्रुप, कुछ ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो तब भी हम HCF ही निकालते हैं।
सपोज़ ये लिखने के बावजूद भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको कि आपको उसमें फिर से दिक्कत हो रही है कि आ, क्या पता चले कि एच सी एफ निकालना है एल सी एम, तो सबसे बढ़िया आप ये सोचिए मन में कि एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स, जो भी दो नंबर्स आपको गिवन होंगे, एच सी एफ हमेशा स्मॉल होगा उन दो गिवन नंबर से, स्मॉलर। और जो एल सी एम होता है वो हमेशा बिगर होता है, बिगर बिगर दैन गिवन टू नंबर्स। तो आप बस मन में ये सोचिए कि जो आंसर आएगा वो गिवन नंबर से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। अगर छोटा आएगा तो आप एच सी एफ निकालिए, अगर बड़ा आएगा तो आप एल सी एम निकालिए। इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए मैं एग्जांपल 4 समझाता हूँ आपको। देखिए एग्जांपल 4 में लिखा गया है कि एक स्वीट सेलर है, काजू बर्फ़ी है उसके पास 420 और 130 है बादाम की बर्फ़ी, और वो उसको इस तरीके से स्टैक करना चाहता है कि हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ़ बर्फ़ीज़ रहें और वो कम से कम एरिया को ऑक्यूपाई करें। आपको बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे कि लीस्ट एरिया दिख गया तो आप एच सी एफ निकाल लो, ये निकाल लो, वो निकाल लो। ये सब कन्फ्यूजिंग वाले तरीके हैं, इन सब के चक्करों में मत पड़िए। आप सिर्फ ये सोचिए कि व्हाट इज़ द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दैट पर्पस। ईच स्टैक का मतलब होता है हर एक कॉलम, हर एक कॉलम में कितनी बर्फीज़ रखी जाएं। अब आप एक बात बताओ, जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे बर्फीज़ के, जैसे यहाँ पे हमने बहुत सारे कॉलम्स बना लिए सपोज ऐसे, ये पक्का जो टोटल बर्फीज़ हैं उनसे कम आएगा ज़्यादा आएगा। 420 काजू की बर्फ़ी है, 130 बादाम की बर्फ़ी है। ऑब्वियसली ये जो कॉलम्स होंगे ये 420 और 130 से कम आंसर आएगा। और जब कभी भी आंसर कम आता है गिवन नंबर से तो हम निकालते हैं एच सी एफ। अभी मैंने लिखवाया था थोड़ी देर पहले ही। तो बस अब आपको क्या करना है, 420 और 130 इनका आपको सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर इनका एच सी एफ निकालना है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20 और 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, फिर ये हो जाएगा 5 7 ज़ा 35 एंड फिर 7 1 ज़ा 7। यहाँ पर देखिए 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 और फिर ये हो जाएगा 5 13 ज़ा 65, 13 1 ज़ा 13। 420 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। 130 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें एच सी एफ निकालना है, और एच सी एफ के लिए हम लोग स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर की। कॉमन प्राइम फैक्टर फ़िलहाल मेरे को सिर्फ 2 ही नज़र आ रहा है और 5 नज़र आ रहा है, क्योंकि 3 और 7 ऊपर हैं लेकिन नीचे नहीं है, 13 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है। तो 2 और 5 इनकी हमें स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। स्मॉलेस्ट पावर 2 की है 1, 5 की पावर स्मॉलेस्ट 1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच सी एफ आ रहा है 10। तो इसका आंसर 10 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है। क्लियर हो गया इतना? अब एक्सरसाइज 1.1 पे आ जाओ। आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, बिल्कुल ट्राई करने हैं, और आपको यूज़ करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ नहीं करना, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये क्वेश्चंस को ट्राई करना है। तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आप टेंशन मत लो। 135 और 225 जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए 1 3 और 5, इन तीनों नंबर्स को अगर आप प्लस कर देते हो तो ये आता है 9, जो कि 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब 135 पक्का 3 से डिविजिबल होगा ही। तो 3 4 ज़ा 12 कर दो, 3 5 ज़ा 15 कर दो। ये ट्रिक होती है किसी भी नंबर को ये पता लगाने की कि वो जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब 225 को देखिए, 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो ये नंबर भी पक्का 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है। तो 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। 3 15 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोट करी कि जो 135 है उसके फैक्टराइजेशन करने के बाद 3 का क्यूब आ रहा है और 5 की पावर 1 आ रहा है। 225 में 3 का स्क्वायर आ रहा है और 5 का स्क्वायर आ रहा है। अब हमें एच सी एफ निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था एच सी एफ निकालो। एच सी एफ में हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है।
स्मॉलेस्ट पावर है 3 का स्क्वायर, और 5 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 इंटू 5, और इसका एचसीएफ हो जाएगा 45। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है 196 और 38220। 38220 दोनों नंबर्स की आपको क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 2 19 ज़ा 38, 2 11 ज़ा 22, 0 पे 0 ही आएगा। 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा अजीब सा आंसर लग रहा है क्योंकि मेरे को 2 9 ज़ा 18, फिर 11 बन गया, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 से डिवाइड हो सकता है, कैसे पता चला, क्योंकि इनको प्लस करके आ रहा है 24। 3 बार 5 का मतलब 15, 15 और 9 कितना हो गया 24, और 24 3 से डिविजिबल होता ही है। तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 4 5, अब 25 बन गया, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। कई बच्चों को दिक्कत होती है ऐसे करने में, मेरे को पता है, तो प्रैक्टिस के साथ साथ हो जाता है, टेंशन मत लो। 3 10 ज़ा 30, 3 6 ज़ा 18, अच्छा 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 6 ज़ा 30, कैसे पता चलेगा 5 से कटेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है इसलिए। यूनिट प्लेस पे 5 हो या 0 हो तो वो पक्का 5 से डिविजिबल होता है। 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35। क्या ये फर्दर डिवाइड होगा? 5 से नहीं होगा, 3 से तो होगा ही नहीं है बिल्कुल भी, 11 से 55 और 5 8, 11 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं क्योंकि 7 से तो होगा नहीं, और हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हम वैसे भी कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो सपोज़ कोई और आ भी गया बाई चांस तो वो 7 से बड़ा ही आएगा। अब हमको ये देखना है कि जो 196 है उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, और 38220 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 637। अब ध्यान से देखिए, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2, इसीलिए एच हो जाएगा 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4। क्लियर हो गया इतना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 867 और 255, 867 और 255, सबसे पहले इनको प्लस करो, कितना आ रहा है 13 और 8 हो जाएगा 21, ये 3 से डिविजिबल है। 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27। अब ये 3 से डिविजिबल होगा नहीं, लेकिन ये 17 का स्क्वायर है, 17 का मल्टीप्लाई करोगे तो 289 आएगा, तो ये हो गया यहाँ पे। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 से नहीं हो रहा है 5 से हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, और फिर 17 1 ज़ा 17। ओके, अब हम एचसीएफ निकाल सकते हैं इसका। 867 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 17 का स्क्वायर, और 255 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पर आ रही है 3, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर आ रही है 17 की 1, तो एचसीएफ हो जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1, 17 3 ज़ा 51 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाता है। क्लियर? आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है इस सेशन में, 2022 से 23 वाले बच्चों के लिए वीडियो है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आर्मी कंटिजेंट की बात करी गई है। मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले कि कभी भी आर्मी कंटिजेंट का क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक यहाँ पे एचसीएफ निकाल लीजिए। और वैसे भी दूसरा मेथड भी बताया था मैंने आपको कि कभी भी कॉलम्स के बारे में बात करी जाए तो भी आपको एचसीएफ निकालना होता है, यहाँ पे कॉलम्स लिखा ही हुआ है। और एक और मेथड मैंने आपको बताया था कि कभी भी आंसर जो आने वाला है वो अगर गिवन नंबर से छोटा नंबर होता है तो हम एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक आर्मी कंटिजेंट है 616 मेंबर्स का, और आर्मी बैंड है 32 मेंबर्स का। इनकी ग्रुपिंग करनी है, कॉलम्स में इनको अरेंज करना है, और इस तरीके से अरेंज करना है कि वो सेम नंबर ऑफ़ कॉलम्स ही आएँ, आर्मी कंटिजेंट और आर्मी बैंड के। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या करना है। आप बस इतना सोचिए कि
जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे वो पक्का 616 और 32 से कम होंगे या ज़्यादा होंगे। ऑब्वियसली 616 और 32 से कम ही होंगे, इसलिए आपको थर्ड क्वेश्चन में एक्चुअली इनका HCF लेना है। 616 और 32 को क्या लेना है? HCF। उसके लिए हम कर देंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सिमिलरली 2 30 ज़ा 60, 2 8 ज़ा 16, ओके। 2 15 ज़ा 30, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 7 11 ज़ा 11, 1 ज़ा। तो आपने नोट करा कि जो 616 है वो 2 का क्यूब इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 है। 32 जो है वो 2 की पावर 5 है और हमें निकालना था HCF। HCF कैसे निकाल सकते हैं? हम HCF निकालते हैं जो भी कॉमन फैक्टर होता है उसकी स्मॉलेस्ट पावर। सिर्फ 2 ही यहाँ पर कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर्स में और उसकी स्मॉलेस्ट पावर है 3, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो दैट्स द आंसर। क्लियर? तो 8 कॉलम्स होने चाहिए। फोर्थ करना नहीं है, फिफ्थ करना नहीं है सेशन के बच्चे को। क्लियर हो गया? फिर इसके बाद ये प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री आपको पता होना चाहिए कि 7 और 13 को मल्टीप्लाई किया तब जाकर 91 आया, 91 और 5 को मल्टीप्लाई किया तब जाके 455 आया, 455 और 3 को मल्टीप्लाई किया तब जाकर ये आया, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको इनमें से एक दो XYZ बोल देंगे और बोल देंगे XYZ की वैल्यू बताओ, या क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, पूछेगा वैल्यू बताओ। बस आपको ये बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए कि आपको नीचे से स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है? देखिए कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या फिर इसका मतलब हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। देखिए ये तो हम कर ही रहे हैं। फॉर एग्जांपल 8 एक कंपोजिट नंबर होता ही है। 8 एक कंपोजिट नंबर होता है और जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 का क्यूब आता है। जैसे कि सपोज 15 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं और हम इसको लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है कि आप कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लो। सपोज 30 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, और ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं और प्राइम नंबर्स का हम कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो 30 जो कि ये कंपोजिट नंबर है, 30 जो कि ये कंपोजिट नंबर है, उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया है एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक होती है। क्लियर हो गया? पूछ सकता है कि ये डेफिनेशन कौन से लॉ है, कौन सी थ्योरम है। इजी है, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 नंबर में आएगा, बाई चांस आ गया तो स्टेटमेंट बोल देगा, साथ में क्वेश्चन दे देगा। अब देखिए एग्जाम्पल 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। याद रखना कि कभी भी कोई नंबर है x की पावर n, अगर इस x की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, अगर इस x की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको ये पता चलता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, तब तो ये जो नंबर है ओवरऑल नंबर, इट विल एंड विद डिजिट 0, इट विल एंड विद डिजिट 0, अदरवाइज इट विल नॉट एंड विद डिजिट 0। इसका मतलब समझाता हूँ। देखिए जैसे कि 1 की पावर 1 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 की पावर 4 भी 1 होता है, मतलब 1 की पावर n हमेशा 1 होता है, एंड इट विल नेवर एंड विद डिजिट 0, इट विल नेवर एंड विद डिजिट 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कुछ लोचा है। मैं पहले पूरा समझा देता हूँ, फिर एंड में कंक्लूजन पार्ट पे आऊँगा, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा। देखिए 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, और फिर 2 की पावर 5 32, एंड सो ऑन चलते रहेगा। ये भी कभी भी डिजिट 0 के साथ एंड नहीं करेगा, नेवर एंड विद डिजिट 0। क्लियर? सिमिलरली
3 की पावर 1 देखिए 3 होता है, 3 का स्क्वायर देखिए 9 होता है, 3 का क्यूब देखिए 27 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, एंड सो ऑन. इट विल ऑल्सो नेवर एंड विद डिजिट ज़ीरो. ये भी कभी डिजिट ज़ीरो के साथ एंड नहीं करेगा. सिमिलरली 4 की पावर 1 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का क्यूब जो होता है वो हो जाएगा हमारा 64, एंड सो ऑन. ये भी कभी डिजिट ज़ीरो के साथ एंड नहीं करेगा. 5 की पावर 1 देखिए 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 की पावर 4 625, एंड सो ऑन. ये भी डिजिट ज़ीरो के साथ कभी भी एंड नहीं करेगा. क्लियर हो गया इतना. अब देखिए ऐसे 6 की पावर 1 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है. ये भी कभी भी डिजिट ज़ीरो के साथ एंड नहीं करेगा. 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, एंड सो ऑन. ये भी कभी डिजिट ज़ीरो के साथ एंड नहीं करेगा. 8 की पावर 1 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब कभी भी नहीं करेगा. 9 की पावर 1 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब ये भी कभी नहीं करेगा. लेकिन अब आएगा हीरो ने मारी है एंट्री. 10 की पावर 1 होता है 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 का क्यूब होता है 1000, 10 की पावर 4 होता है 10,000, और ये हमेशा डिजिट ज़ीरो के साथ एंड करेगा. हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज एंड विद डिजिट ज़ीरो, ऑलवेज एंड विद डिजिट ज़ीरो. अब ऐसी क्या खास बात है 10 में या 10 की पावर में कि इसने डिजिट ज़ीरो के साथ हमेशा एंड करवाया. इसका रीज़न ये है कि जब कभी भी हम इस 10 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें दो नंबर मिलते हैं, दो प्राइम नंबर 2 और 5, जिसको प्रोडक्ट करके हमें 10 मिलता है और 10 के लास्ट में 0 होता है. इसीलिए 10 की पावर n हमेशा डिजिट ज़ीरो के साथ एंड करवाएगा ही करवाएगा. सिमिलरली 11 की पावर n, 12 की पावर n, 13 की पावर n से लेकर 19 की पावर n, दे विल नेवर एंड विद डिजिट ज़ीरो, बट 20 की पावर n विल एंड विद डिजिट ज़ीरो ऑलवेज. क्योंकि 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 और 5 दोनों आते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करके बनता है 10, जिसके खुद के लास्ट में 0 होता है. सिमिलरली 30 की पावर n विल एंड विद डिजिट ज़ीरो, 40 की पावर n विल एंड विद डिजिट ज़ीरो, 50 की पावर n विल एंड विद डिजिट ज़ीरो, एंड सो ऑन. लास्ट में 90 की पावर n भी 0 के साथ, 100 की पावर n भी 0 के साथ डिजिट ज़ीरो के साथ एंड करेगा. लेकिन सपोज़ कोई रैंडम नंबर दे दिया 365 की पावर n, आपसे पूछेगा क्या ये डिजिट ज़ीरो के साथ एंड करेगा. ये बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि आपको साफ साफ पता चल रहा है जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये नंबर 5 से तो डिविजिबल है, बट ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है. इसीलिए ये डिजिट ज़ीरो के साथ एंड नहीं करेगा. तो लिखना कैसे होता है वो समझा देता हूँ. सपोज़ क्वेश्चन में ये आ गया 4 की पावर n, बताओ क्या ये डिजिट ज़ीरो के साथ एंड करेगा या नहीं करेगा. आपको सिंपली ये बोलना है सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 शुड इंक्लूड, या फिर डज नॉट इंक्लूड, कौन सा नंबर नहीं है इसमें बताओ. 2 और 5 दोनों होने चाहिए. 4 की फैक्टराइजेशन में 2 तो आ जाएगा लेकिन 5 नहीं आएगा. तो सिंस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 डज नॉट इंक्लूड 5, देयरफॉर इट कैन नॉट एंड विद डिजिट ज़ीरो. ये कभी भी डिजिट ज़ीरो के साथ एंड नहीं करेगा. क्लियर हो गया. सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है 6 की पावर n का एक्सरसाइज में, आपको दिखा देता हूँ. देखो अभी एग्जांपल 6 और 7 पे वापस आऊँगा, डोंट वरी. इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 6 की पावर n के बारे में बात करी गई है. तो आपको यही बोलना है कि 6 की पावर n की सबसे पहले आप 6 की फैक्टराइजेशन कर दो. 2 और 3 कौन मिसिंग है इसमें, 5. तो आप लिखोगे 6 की पावर n कैन नॉट एंड with digit 0 because prime factorization of 6 does not include 5, क्लियर हो गया. बस इतना ही लिखना होता है आपको. वापस आ जाते हैं एग्जांपल्स पे. एग्जाम्पल्स कौन से थे बताइए भाई. 5 तक तो हमने कर लिया था, मैंने टिक भी के रखा है.
सिक्स पे आते हैं। एग्जाम्पल 6 में हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है 6 और 20 का। 6 और 20 का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। देखो बहुत आसान है। 6 6 को लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 20 को लिख सकते हैं 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। तो 6 की फैक्टराइजेशन हो चुकी है 2 इंटू की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। देखो एलसीएम में हम हर नंबर की, हर प्राइम नंबर की ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 है, 3 की सिर्फ एक ही बार पावर है तो 1 लिख दो, 5 की पावर 1 लिख दो। 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 या 12, 12 5 या 60। और जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमें कॉमन प्राइम फैक्टर देखना होता है। कॉमन, यहाँ पर कॉमन सिर्फ 2 ही है, 3 और 5 तो कॉमन नंबर है नहीं। और 2 में स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? स्मॉलेस्ट पावर है 1, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 2। क्लियर हो गया? यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करोगे कि यहाँ पर अगर हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 60, तो आएगा 120। और अगर आप गिवन नंबर्स, जो दोनों नंबर्स थे ए और बी, ए की वैल्यू थी 6, बी की वैल्यू थी 20, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो भी 120 आ रहा है। इसका मतलब ये होता ही है, ये इस केस में ही नहीं, ये हर केस में होगा। अगर आपके पास दो नंबर हैं और अगर आप उनका एचसीएफ और एलसीएम लेते हो और मल्टीप्लाई करते हो और गिवन नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन कर देते हो तो वो हमेशा इक्वल आते हैं। तो देयरफॉर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इज़ इक्वल टू ए इंटू बी। तो आपको इसको एज अ फार्मूला याद रखना है, और यही क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि फाइंड द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और बाद में हमने ये वाला रिजल्ट भी प्रूव कर दिया कि अगर एच सी एफ और एल सी एम को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आ जाता है। सेम कहानी हम कर सकते हैं एग्जाम्पल 7 में। इसमें बोला गया है कि 96 और 404, इसका हमें एच सी एफ निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया एच सी एफ निकालो, तो निकालते हैं। चलो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। सिमिलरली यहाँ पे 2 2 0 2, 2 1 0 1। क्या ये सिंपली डिवाइड हो रहा है किसी और नंबर से? 3 3 ज़ा 9 से नहीं होगा, 7 1 ज़ा 7, 7 से भी नहीं होगा। तो आई थिंक ये प्राइम नंबर है, तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अब जो 96 है हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 की पावर, गिनो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। एंड 404 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 101 की पावर 1। हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि एच सी एफ बताओ। एच सी एफ होता है हमेशा गिवन नंबर्स की स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर है 2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4, तो हमने एच सी एफ निकाल लिया। क्वेश्चन में बोला था कि भाई एच सी एफ तो निकाल ही लिया, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, बट ये भी बोला गया है कि हैंस, हैंस का मतलब है इसकी हेल्प से, जो एच सी एफ निकाला है उसकी हेल्प से एलसीएम निकाल के बताओ। हमें ये नहीं करना कि हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं इनको मल्टीप्लाई वगैरह करके ग्रेटेस्ट पावर्स का, लेकिन वो सब नहीं करना। कर सकते हैं, करना नहीं है। क्यों? यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है एक हैंस। अगर एच सी एफ की हेल्प से आपने एलसीएम नहीं निकाला तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। अब कैसे कर सकते हैं देखिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एच सी एफ और एलसीएम दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इक्वल होता है गिवन नंबर्स के। कौन से दो नंबर्स हमारे पास? 96 और 404। तो 96 और 404 को मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वल होगा एच सी एफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के। अभी हमने निकाला कि एच सी एफ की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 और एलसीएम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो एलसीएम इक्वल हो जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन एच सी एफ जिसकी वैल्यू 4 है। 4 और 404 को कट करेंगे तो 101 आ जाएगा। 96 और 101 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 101 और 96 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 1 6, 6 0 0, 6 1 6, 9 1 9, 9 0 0, 9 1 9, 6 9 6 9। तो ये आ गया हमारा 9696। ये एलसीएम आ गया, चेक कर लेते हैं। देखो बिल्कुल ठीक है, एलसीएम आया 9696। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? पक्का? ओके। अब चलते हैं एग्जाम्पल 8 की तरफ। एग्जाम्पल 8 में बोला गया है एच सी एफ और एलसीएम दोनों पता लगाना है 3 नंबर्स का। 3 नंबर्स कौन से हैं? 6 72
और 120, ये 3 नंबर्स हैं, आपको HCF और LCM दोनों पता लगाना है। अब ज़्यादातर बच्चे इसमें 1.5 शाणे बनेंगे, वो ट्राई करेंगे तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों का जो तीनों नंबर है इनका HCF और LCM निकालेंगे और बोलेंगे कि HCF और LCM का जो मल्टीप्लिकेशन है और तीनों जो नंबर हैं A B C, लेटर से ये A है, ये B है और ये C है और ये इक्वल होगा, जबकि ऐसा नहीं होता, ये इक्वल होता ही नहीं है बल्कि। क्लियर हुआ? तो HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। ये रूल एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ तभी जब 2 नंबर होते हैं। तो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है, लेकिन 3 नंबर्स के लिए ये रूल वैलिड नहीं होता है। तो फिर क्या करें? फिर वही करिए जो अब तक करते आए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए सबसे पहले। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 72। तो ये रहेगा 2 36 ज़ा 72, 2 18 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। 120 की भी करिए तो हो जाएगा 2 60 ज़ा 120, 2 30 ज़ा 60, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। 6 इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 के। 72 इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 2 ही था बल्कि, है ना, 2 था, ये मैंने गलती से 3 लिख दिया था। 2 का क्यूब होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 के स्क्वायर के, और 120 इक्वल होगा 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 के। अब हमें HCF और LCM दोनों निकालना है। सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं। HCF में देखते हैं जो कॉमन फैक्टर है वो 2 कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है। इसकी स्मॉलेस्ट पावर, 2 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? 2 की पावर 1। 3 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? 3 की पावर 1। तो HCF हो जाएगा 2 इंटू 3 जो कि होता है 6। LCM के लिए हम देखते हैं ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है? 3, लिख दो। 3 की ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है? 2, लिख दो। 5 की ग्रेटेस्ट पावर 5 की पावर 1 ही है। अब 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 की पावर 1 5 ही होता है। तो 8 9 से 72, 70 इंटू 5, ये हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा? 360। सो 360 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये रहा। और रूल भी बोल रखा है, देखो नोटिस कि जो तीनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है इट इज़ नॉट इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये बात आप ध्यान रखना। क्लियर हो गया? एक्सरसाइज 1.2 पे आ जाते हैं। तो अब आपको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज करना है, हर एक नंबर को करवाऊंगा मैं, डोंट वरी। सबसे पहले लिखा है 140। जो 140 है उसको आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो 140 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है 156। 156 को भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके तोड़ सकते हैं। कैसे? 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 39 ज़ा 78, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 13 1 ज़ा 13। तो 156 को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। क्लियर? इतना ही करना है बस, इसमें और कुछ नहीं करना है। HCF LCM जिस भी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि HCF LCM क्यों नहीं निकाल रहे, HCF और LCM हमेशा 2 नंबर्स के लिए निकाला जाता है, जबकि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही नंबर गिवन है एक बारी में। 3825, 3825। सबसे पहले तो चेक करो क्या ये 3 से डिविजिबल है? 8 और 3 11, 12 13, 13 और 5 18, बिल्कुल 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 आ गया 22, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अभी 5 से कटेगा, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 17। तो 3825 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 की पावर 1। क्लियर? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। 5005। अब अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो हो जाएगा 5 फिर 1001। क्या 1001 कोई प्राइम नंबर है? 1001 बताइए।
1001 जो है ये कट सकता है, आई थिंक किससे कटेगा, ये 7 से कट सकता है। 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 3 आ गया 30, 7 4 ज़ा 28, और 28 और 30 को माइनस किया 2, 21 बन गया, 7 3 ज़ा 21। 143 कटेगा 11 से, 11 1 ज़ा 11, 12 13 14 3, 11 3 ज़ा 33, और फिर 13 1 ज़ा 13। तो 1001 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट हैज़ 3 फैक्टर्स 7 11 एंड 13, और 5005 के 4 फैक्टर्स हैं। सो 5005 इज़ इक्वल टू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है 7429। ये इस पे स्टार मार्क कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो इस पे, बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर का, बढ़िया क्वेश्चन है 1 नंबर का। इसका मतलब ये नहीं होता कि 1 नंबर का आएगा, अच्छा क्वेश्चन है मतलब। देखो सबसे पहले तो इनको प्लस करो, चेक करो क्या 3 से डिविजिबल है। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। जनरली जो बड़े नंबर्स होते हैं वो बड़े नंबर से ही कटते हैं, बड़े प्राइम नंबर से कटते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ा प्राइम नंबर मेरे दिमाग में आ रहा है वो 17 आ रहा है। 17 से ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। 17 4 ज़ा 68 होता है। 68 और 74 दोनों को माइनस कर दो, 6 आ जाएगा। 6 और 2 62, 62 से जस्ट छोटा नंबर 17 की टेबल में 3 पर ही होता है। 51, 51 और 62 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11, और 17 7 ज़ा 119 होता है। 17 7 ज़ा 119 होता है। ओके, अब 437 किससे कटेगा, ये कटेगा 19 से। 19 2 ज़ा 38, 39 40 41 42 43, 5 आ गया। 19 3 ज़ा 57 होता है, और 23 भी एक प्राइम नंबर होता है। इसीलिए 7429 इज़ इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। चाहो तो ऊपर पावर 1 लिख सकते हो, और नहीं भी लिखो तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें HCF और LCM निकालना है और फिर वेरीफाई करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिए 26 और 91, 26 और 91। तो 2 13 ज़ा 26, 13 1 ज़ा 13, 91, 91 जो है वो 7 से डिविजिबल है। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 एंड 13 1 ज़ा 13। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, और 91 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। सबसे पहले हम HCF की बात करते हैं। देखिए HCF होता है जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहा है, कॉमन उसकी स्मॉलेस्ट पावर। एक ही कॉमन प्राइम फैक्टर है 13, इसकी स्मॉलेस्ट पावर 13 की पावर 1 13 ही हो जाएगा। LCM देखिए, LCM में हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 2 इंटू 7, और 13 की एक बार ही पावर लेंगे 1। अब 7 2 ज़ा 14 होता है। 14 और 13 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169। 169 में 13 प्लस करना है तो 179, फिर 180 181 182, तो एलसीएम हो जाएगा 182। अब हमको ये भी वेरीफाई करना था कि HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन गिवन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो HCF इंटू LCM कर लेते हैं सबसे पहले। HCF इंटू LCM कर लेते हैं सबसे पहले। HCF आया 13, LCM आया 182। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 182 और 13 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 4 5, और यहाँ पर आ जाएगा 182 फिर से। 6 6 3 13 आएगा, बल्कि एक ऊपर कैरी चले गई, तो ये 2366 आ रहा है। 2366 आ रहा है इनको मल्टीप्लाई करके, 2366। अब चेक करते हैं कि जो गिवन नंबर है 91 और 26 उनको मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है नहीं आ रहा। लग तो सेम ही रहा है क्योंकि 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा यूनिट प्लेस पे पक्का। 6 9 ज़ा 54, और फिर 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो ये हो जाएगा हमारा 6 6 9 10 11 12 13, और फिर वापस से 2। बिल्कुल सही है तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो दो नंबर्स हैं गिवन नंबर्स 26 इंटू 91 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2366। तो हम बोलेंगे देयरफॉर AB इज़ इक्वल टू HCF इंटू LCM, हैंस प्रूव्ड। जो दो नंबर्स थे A और B
उनको मल्टीप्लाई करने पे वो इक्वल आ रहा है HCF इंटू LCM के, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 510 और 92। 510 और 92 देखिए, 2 25 ज़ा 50 और 2 5 ज़ा 10। अब ये कटेगा 3 से, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से कटेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 17। 92 को देखिए, 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12, 2 23 ज़ा 46, 23 1 ज़ा 23। तो अगर अब हम लिखें 510, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। 92 को देखिए, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 23 की पावर 1। और जब हम HCF की बात करते हैं, इसमें हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 ही है, क्योंकि ऊपर 23 है नहीं, नीचे 3 5 17 नहीं है। और HCF में देखते हैं स्मॉलेस्ट पावर, तो स्मॉलेस्ट पावर हो जाएगी 2 की पावर 1 सिर्फ, तो जो कि 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम LCM। LCM में हम देखते हैं ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर 2 की 2 ही है, तो 2 का स्क्वायर हो गया इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1 इंटू 23 की पावर 1। क्लियर हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई करना है अब हमको, तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करिए और चेक करिए कितना आ रहा है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि ये कितना आएगा। ये आएगा 23460, 23460। और जब आप HCF इंटू LCM निकालना चाहोगे, क्यों निकालना चाहोगे, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि वेरीफाई करके बताओ कि HCF और LCM दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आ रहा है। तो 2 और 23460 जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 46,920। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब आपको गिवन नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करना है। गिवन नंबर्स कौन से थे? 510 और 92। 510 और 92। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी सेम ही आएगा, 46920। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये दोनों नंबर्स अलग अलग आ जाएं, अगर सिर्फ दो नंबर्स की बात करी जा रही है तो। बाई चांस अगर आपका अलग आ गया है तो मतलब कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, आपको दोबारा से सुधारने की ज़रूरत है। तो हैंस वेरीफाइड, आपको एंड में क्या लिख देना है? हैंस वेरीफाइड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 336 और 54। 336 और 54, ये छोटा लग रहा है, पहले इसको करते हैं। 2 27 ज़ा 54, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 54 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 का क्यूब। 336 को भी करते हैं, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 21 ज़ा 42, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। तो 336 को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। देखिए अब HCF निकालेंगे। HCF में देखते हैं हम जो कॉमन प्राइम फैक्टर होता है उसकी स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 की पावर स्मॉलेस्ट में 1 जाएगी और 3 की पावर भी 1 जाएगी। तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, तो 2 इंटू 3 6 हो गया। अब LCM देखते हैं। LCM में हर एक प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर, 2 की ग्रेटेस्ट पावर 4 है, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 3 ही है, 7 की ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 3 3 9, 9 3 27 इंटू 7। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है और LCM आ जाएगा। 16 इंटू 27 इंटू 7 आपको करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाना चाहिए 3024। क्लियर हो गया इतना? अब HCF इंटू LCM करना है आपको। HCF इंटू LCM करना है आपको, तो 3024 और 6 को आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर आएगा 18144। आपको खुद मैनुअली ट्राई करना है, याद रखिएगा, खुद मैनुअली ट्राई करना है। और अब आपको फिर मल्टीप्लाई करना है 336 और 54 को।
336 और 54 को। जब आप इनको करोगे मल्टीप्लाई तो वापस से आपको मिल जाएगा 18144। तो देयरफॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू AB। हैंस वेरीफाइड हो चुका है प्रूफ, ख़त्म कहानी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें हमें 12, 15 और 21 इन तीनों नंबर्स की हमें HCF और LCM दोनों पता लगाने हैं। 12, 15 और 21 के देखिए, 12, 15 और 21 इन तीनों नंबर्स के हमें HCF और LCM तीनों पता लगाने हैं। तो 3 4 12, 2 2 4, 2 1 2, 3 5 15, 5 1 5, 3 7 21, 7 1 7। तो 12 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। 15 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 21 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। जब हम HCF की बात करते हैं तो हमें देखनी होती है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, जो कि 3 हो जाएगा इस केस में। और LCM में हम सभी नंबर्स की, सभी प्राइम नंबर्स की, प्राइम फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 की पावर 1, ये हो जाएगा 5 की पावर 1, और ये आगे हो जाएगा 7 की पावर 1। क्लियर हो गया इतना? 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 7 420 आ जाएगा आई थिंक। क्लियर? अब बस इसमें वेरिफिकेशन बोलेगा नहीं क्योंकि 3 नंबर्स थे, तो इसमें आपको HCF इंटू LCM करके दिखाना नहीं है। क्लियर हो गया? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 देखिए, तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए इनका कोई और प्राइम फैक्टर आने वाला नहीं है। तो ये 29 की टेबल से ही जाएगा, ये 23 की टेबल से ही जाएगा, ये 17 की टेबल से ही जाएगा। इसीलिए इनका HCF हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। तो HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अगर हम LCM की बात करें तो LCM में इनकी ग्रेटेस्ट पावर देखी जाती है। 17 की ग्रेटेस्ट पावर 17 ही है, 23 की ग्रेटेस्ट पावर 23 ही है, 29 की ग्रेटेस्ट पावर 29 ही है। और जब आप इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे 29, 23 और 17 को, तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए 11 1 3 9। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 देखिए, 8 की फैक्टराइजेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 9 की कर दीजिए, 3 3 9, 3 1 3। 25 की, 25 की हो जाएगी 5 का स्क्वायर, 5 5 25, 5 1 5। अब देखिए 8 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 9 जो है उसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 25 जो है उसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। जब हम HCF की बात करते हैं उसमें हम देखते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है। क्या यहाँ पे कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहा है? जैसे 2 का क्यूब है, नीचे 2 का क्यूब नहीं है, तो कोई भी प्राइम फैक्टर मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 1। क्योंकि अगर कोई प्राइम फैक्टर नहीं है तो HCF हम 1 बोलते हैं। LCM में हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 8 9 72, 72 और 25 को आप मल्टीप्लाई कर लो, 72 और 25 को आप मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आ जाएगा 1800, 1800। सो दिस शुड बी देयर LCM। क्लियर हो गया इतना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो। यहाँ पे हमें HCF दे रखा है 2 नंबर्स का। वो 2 नंबर्स कौन से हैं? 306 और 657। 2 नंबर्स का HCF दे रखा है कितना? 9, और हमसे LCM पूछा जा रहा है। देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कभी भी HCF और LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा गिवन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो अगर हमें LCM चाहिए तो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड में ले जाओ HCF, तो हमें क्या मिल जाएगा? LCM। दोनों नंबर्स जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में वो है 306 और 657। हम उनको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे,
डिनोमिनेटर में लिख देंगे HCF जो कि है 9। अब डिवाइड करते हैं, 9 वन ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 28 29 30, 3 आ गया, 9 4 ज़ा 36। बेसिकली अब आपको मल्टीप्लाई करना है 34 को किससे, 657 से, और आपका आंसर आ जाना चाहिए 22338। दिस शुड बी योर आंसर। बस इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। क्लियर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ थोड़ी देर पहले। सिक्स क्वेश्चन देखिए। अब सिक्स क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ये बताना है कि जो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एक तो ये नंबर और दूसरा नंबर भी गिवन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर है, ऐसा क्यों, एक्सप्लेन बोल रहे हैं हमसे वाई। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स में जब आपको बहुत सारे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन या प्लस में दे दें तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कौन सा नंबर है जो कि कॉमन आ रहा है। यहाँ पे कॉमन कौन आ रहा है, 13 आ रहा है, तो यहाँ से आप 13 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, 13। अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11, 13 तो बाहर कॉमन ले चुके हो, साथ में प्लस का साइन लिख देना चाहिए और यहाँ पर आ जाएगा 1। इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 7 और 11 को मल्टीप्लाई किया तो 77 प्लस 1, ये हो जाएगा 13 इंटू 78, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 इंटू 78 इंटू 1। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसके कितने फैक्टर्स होते हैं, उसके फैक्टर्स होते हैं मोर देन 2। क्या यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं कि नहीं हैं, बिल्कुल हैं। इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो गिवन नंबर था वो कंपोजिट नंबर है। समझ में आ गया। लिखना कैसे है, सिंस दिस नंबर हैज़ more than 2 factors, this number has more than 2 factors, so it is a composite number। नोट कर लेना इसके बाद, so it is a composite number। नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है, 5। 5 को ले लो बाहर, अंदर आएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब देखिए आगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यह आ जाएगा 1008 प्लस 1। 1008 और 1 को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1009। 1009 और 5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 5045, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। आप क्या करिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1009 इंटू 1। यहाँ पर भी सेम कहानी, यहाँ पर भी तो 3 फैक्टर्स अलग अलग आ चुके हैं। इसका मतलब कि जो गिवन नंबर था हमारे पास, ये वाला जिसको मैं ग्रीन से सर्कल कर रहा हूँ, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। लिखिए, सिंस दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। सिंस दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया इतना। 7th क्वेश्चन देखिए, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया 18 मिनट लेती है एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, रवि 12 मिनट लेता है एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, और अगर दोनों सेम टाइम और सेम पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो कितने देर बाद ये मिलेंगे। तो एक तो मैं आपको लॉजिकल तरीका बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा एक शॉर्टकट तरीका। और सोनिया जो है वो 18 मिनट ले रही है एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए, मतलब पहला राउंड उसका होगा 18 मिनट में कंप्लीट, दूसरा राउंड होगा उसका 36 मिनट्स में कंप्लीट, थर्ड राउंड होगा उसका 54 मिनट्स में कंप्लीट, एंड सो ऑन। रवि जो है उसका पहला राउंड कंप्लीट हो रहा है 12 मिनट में, रवि का सेकंड राउंड कंप्लीट होगा, इसका मतलब 24 मिनट में, 36 मिनट्स में उसका तीसरा राउंड कंप्लीट होगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, और कब वो जाकर मिलेंगे। देखिए, सपोज ऐसे गोल गोल चक्कर वो घूम रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सबसे पहले टाइम इनमें से कौन सा होगा, सबसे पहले टाइम होगा 12 मिनट। जैसे ही 12 मिनट हो जाएंगे, जब वो दोनों ने स्टार्ट किया उसके बाद 12 मिनट जब हो जाएंगे, तो रवि तो इस वाली पोजीशन में पहुंच चुका होगा, लेकिन सोनिया नहीं पहुंची होगी, क्योंकि वो तो बाद में आएगी, 18 मिनट में कंप्लीट करेगी।
फिर जैसे ही 18 मिनट पे सोनिया इधर पहुंचेगी तो रवि तो आगे निकल गया होगा कहीं। फिर जैसे ही 24 मिनट होंगे तो रवि वापस इधर पहुंच चुका है, लेकिन सोनिया भी पीछे पीछे आ रही है। फिर जैसे ही यहाँ पे 36 मिनट्स होंगे तो सोनिया इधर है लेकिन रवि इधर नहीं है। तो ऐसा कौन सा टाइम है जो कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए। तो वो जो टाइम है जो कॉमन आ रहा है वो है 36 मिनट्स। तो जैसे ही 36 मिनट्स होंगे सोनिया और रवि दोनों अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे मिल चुके होंगे वापस। लेकिन फ़र्क कहाँ पर है? फ़र्क यहाँ पर है कि सोनिया ने लगाए हैं 2 चक्कर इतनी देर में, जबकि रवि ने लगा दिए कितने चक्कर? 3 चक्कर। समझ में आ गया इतना? अब इतना आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। आपको क्या करना है, आपको बस ये सोचना है कि अब जो टाइम आएगा, अब जो मिनट्स आएंगे, क्या वो 18 मिनट और 12 मिनट से बड़ा आंसर आएगा या छोटा आएगा? बड़ा आएगा। तो इसकी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी भी आंसर बड़ा आता है तो आपको लेना होता है एलसीएम। तो 18 और 12 का आप एलसीएम ले लो। उसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेनी होती है। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सिमिलरली 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। क्लियर इतना? अब जो 18 है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर। जो 12 है उसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। एलसीएम लेना है हमको। एलसीएम में हर प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर देखनी होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 4 36 मिनट्स। यहाँ पर भी सेम आंसर आ रहा है, माइंड इट। ओके, अब चलते हैं आगे। इरेशनल नंबर्स की बात करी जा रही है और फिर यहाँ पर ये हमारा चैप्टर हो जाएगा ओवर। ठीक है, इरेशनल नंबर्स की बात करी जा रही है, फिर चैप्टर हो जाएगा ओवर। एक बार मैं देख लेता हूँ, ये 1.5 घंटे की वीडियो ऑलमोस्ट हो चुकी है। अगर आप अभी भी बने हुए मेरे साथ वीडियो में, प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं, शायद आपको रियलाइज़ होता नहीं होगा। और मेरे को एडिटिंग आती नहीं है तो मैं कट नहीं करता हूँ वीडियो को बीच में, मैं सीधा कॉन्टीन्यूसली बनाता रहता हूँ बिकॉज मेरे को कटिंग एडिटिंग वगैरह नहीं आती। मैं मैथ्स में प्रो हूँ लेकिन एडिटिंग में प्रो नहीं हूँ। ओके, चलिए अब आगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक थ्योरम। थ्योरम ये है, लिखिए थ्योरम, लेट p बी अ प्राइम नंबर। p क्या है? एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, देन p डिवाइड्स a। अगर p एक प्राइम नंबर है और अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो p पक्का a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पर a एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, जहाँ पर a एक नेचुरल नंबर होता है, a इज़ अ नेचुरल नंबर, याद रखिएगा इस बात को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम प्राइम नंबर p की बात करें 2, क्या 2 64 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। तो 2 डिवाइड्स 64, इसका मतलब ये पक्का कन्फर्म है कि 2 डिवाइड करेगा इसके स्क्वायर रूट को भी। 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8, और ऑब्वियसली 2 डिवाइड करता है 8 को। और एग्जांपल लेते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल 3 डिवाइड करता है 81 को, तो पक्का 3 डिवाइड करेगा इसके स्क्वायर रूट को भी। 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, तो 3 डिवाइड करता है 9 को भी। समझ में आ गया? 4 के लिए ये ट्रिक मत करना, क्यों? क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं होता। 5 के लिए कर सकते हैं बिल्कुल। तो 5 डिवाइड्स 625, तो पक्का 5 डिवाइड करेगा इसके स्क्वायर रूट को भी, जो कि होता है 25। क्लियर हो गया इतना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। फिर आपको एक बात और पता होनी चाहिए, कभी अगर कोई पर्सन बोले कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10, इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 5 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर 10 आएगा। मेरे को पता है इसका आंसर 2 है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसका आंसर जानने में उत्सुक नहीं हूँ। मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि इस लाइन का मतलब होता क्या है। 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10 का मतलब होता है कि 5 को हम किसी नंबर c से मल्टीप्लाई कर देंगे, या कोई और भी नंबर हो सकता है वो, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 10 आएगा। तो कभी अगर आपको बोल दे कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20, तो आपको इसका मतलब पता है
कि 2 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, ताकि 20 आ जाएगा। और हमें पता है, इतनी बेसिक मैथ्स हमको आती है कि 2 10 से 20 होता है। तो कभी ये बोल दे 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ, सपोज़ कभी बोल दिया k, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 को मैं किसी दूसरे लेटर से मल्टीप्लाई करूँगा, सपोज c के साथ, ताकि क्या आ जाएगा k। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा अब तक आपको। अब आ जाते हैं हम √2 इरेशनल होता है इसको प्रूव करने में। तो हेडिंग डालिए, पक्का आएगा इस साल बोर्ड में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड। प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर। और इसको किस तरीके से करना है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा लेट √2 इज़ अ रैशनल नंबर। ये आपको मानना पड़ेगा, ये अजम्पशन है हमारी। लेट √2 इज़ अ रैशनल नंबर सच दैट कि जो √2 है वो p/q की फॉर्म में है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम हम इसलिए बोल रहे हैं कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। p और q का कोई और फैक्टर नहीं है, ये मैं लिखवा भी दे देता हूँ। दैट इज़, इसका मतलब ये होता है, दैट इज़ p एंड q डोंट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर, एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। p और q का कोई फैक्टर नहीं है जो कि कॉमन हो। को प्राइम का मतलब ये होता है, और ये हमने एजम्पशन मानी है, याद रखना, ये हमारी एजम्पशन है। क्लियर हो गया इतना? ओके। अब आपको क्या करना होता है, आपको करनी होती है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू p² / q²। क्लियर हो गया था? अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा p² इज इक्वल टू 2q²। अब देखिए बात ध्यान से, कभी भी लिखा हो 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10? और हम ये भी बोल सकते हैं 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10। सेम कहानी तो यहाँ पर है, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p²। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि q² भी फैक्टर होगा p² का, लेकिन फ़िलहाल हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ 2 में। तो क्या 2 फैक्टर है कि नहीं है p² का? बिल्कुल है। तो आप इसके बाद एक लाइन ऐड करिए, लिखिए इट इम्प्लाइज 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p²। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, उसमें मैंने बोला था कि अगर कोई भी प्राइम नंबर a² का फैक्टर होता है तो वो a का भी होता है। सिमिलरली अगर कोई प्राइम फैक्टर है या प्राइम नंबर है 2 और वो फैक्टर है p² का, तो वो पक्का फैक्टर होगा p का। किसका फैक्टर होगा? p का। तो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p। और मैंने अभी एक और बात बताई थी आपको कि कभी भी 2 फैक्टर होता है p का, इसका मतलब ये होता है कि 2 को हम किसी नंबर c से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें p मिल जाएगा। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2c। इस p की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो लिख दो पुट p इक्वल टू 2c इन दिस इक्वेशन, जिसका नाम इक्वेशन 1 है। ये आप लिख लो यार। ओके, अब p की वैल्यू 2c पुट कर देते हैं यहाँ पे, इसका स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 2q²। अब आगे की कहानी देखो, 2 का स्क्वायर 4c² इक्वल टू 2q²। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यह आ जाएगा 2c² इक्वल टू q²। अब 2 और c² दो ऐसे नंबर्स हैं जो कि कुछ सिमिलर ऐसे हो गया, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, तो हम बोलते हैं 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10। सेम तो यहाँ पर है, 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q²। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इट इम्प्लाइज 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q²। और मैंने आपको एक थ्योरम में बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर कभी भी 2 फैक्टर होता है q² का, तो पक्का 2 किसका फैक्टर होगा? 2 इज़ द फैक्टर ऑफ q। क्लियर हो गया इतना? ओके। अब देखो मैं दो चीज़ें सर्कल करने वाला हूँ, आप ध्यान देना इस बात पे। एक तो इसको ध्यान दो, 2 इज़ द फैक्टर ऑफ q, और इस पर ध्यान दो 2 इज़ द फैक्टर ऑफ p। इट इम्प्लाइज 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, क्योंकि 2 फैक्टर है p का, 2 फैक्टर है q का, तो इससे तो ये पता चल रहा है कि वो दोनों का ही फैक्टर है, और दोनों का फैक्टर है मतलब कि वो कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब ये होता है 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q।
बट वी एज्यूम्ड, पर हमने तो ये माना था, हमने तो ये सोचा था, बट वी एज्यूम्ड दैट p कॉमा q आर कैसे इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम का मतलब होता है कि उनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। दिखाता हूँ, देखो कहाँ पे माना था, यहाँ पे माना था को प्राइम कि p और q डोंट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हमने एजम्पशन मानी थी वो गलत थी, हैंस आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हैंस आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। कौन सी एजम्पशन वो भी दिखाता हूँ कहाँ पे मानी थी। देखो हमने माना था लेट, स्टार्टिंग में ही माना था लेट। क्या माना था कि रूट टू कैसे नंबर है, रैशनल। मतलब स्टार्टिंग से जो हम कहानी सोचते आ रहे हैं वो कहानी गलत है, जो स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन थी वही गलत है। देयरफॉर रूट टू इज एन इर्रेशनल नंबर। रूट टू कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आगे। तो ये मैं आपको करवा चुका हूँ, इम्पॉर्टेंट है ये। अब प्रूव दैट रूट थ्री इज़ इर्रेशनल, ये भी प्रूव करते हैं। देखिए हेडिंग डाल लो, प्रूव दैट रूट थ्री इज़ इर्रेशनल। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्राडिक्शन में ये बात मान लेंगे कि लेट रूट थ्री इज़ अ रैशनल नंबर, लेट रूट थ्री इज़ अ रैशनल नंबर सच दैट, इस तरीके से, सच दैट रूट थ्री इज़ इक्वल टू p अपॉन क्यू, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड p और q आर कैसे इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स। कैसे इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स। और इस बात का मतलब क्या होता है, दैट इज़, को प्राइम इंटीजर का मतलब ये होता है दैट इज़ p कॉमा q डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन, अदर देन वन। इस बात का ये मतलब होता है कि उनका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं वन के अलावा। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब लिखेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री आ जाएगा, p अपॉन क्यू का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी थ्री टाइम्स क्यू स्क्वायर, थ्री टाइम्स क्यू स्क्वायर। अब ध्यान से बात सुनो, ये कुछ ऐसा हो गया कि 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, तो हम बोलते हैं कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15। बिल्कुल सही बात है आपकी, 5 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 15, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं 3 की। 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15 और नॉट, बिल्कुल है। सेम तो यहाँ पर है 3 और क्यू स्क्वायर, 3 भी फैक्टर है पी स्क्वायर का, क्यू स्क्वायर भी फैक्टर है पी स्क्वायर का, लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 3 की। तो हम लिख सकते हैं कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। लिख दो यहाँ पे 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। और मैंने एक थ्योरम बताई थी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले कि कोई भी प्राइम नंबर अगर फैक्टर होता है किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का तो उसके स्क्वायर रूट का भी फैक्टर होता है। मतलब हम इसके बाद ये लिख सकते हैं कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ p, 3 और किसका फैक्टर होगा, p का। और अगर 3 फैक्टर है p का, इसका मतलब ये होता है कि 3 को हम किसी नंबर c से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि p मिल जाएगा, और इस p की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कर दो यहाँ पे पुट, तो p का स्क्वायर लिखा था तो हम 3c का स्क्वायर कर देंगे, p का स्क्वायर लिखा था ना यहाँ पे, तो हमने p की वैल्यू 3c पुट कर दी है, 3c का स्क्वायर कर दिया इक्वल टू 3q स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे 3q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, c स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। डिवाइड कर देंगे इसको, 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 3c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। ये तो कुछ वैसे ही हो गया कि 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, तो 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15। सेम तो यहाँ पे देखो 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। और क्योंकि ये प्राइम नंबर है 3 जिसका जो कि फैक्टर है q स्क्वायर का,
तो इसीलिए थ्योरम की हेल्प से हम बोल सकते हैं 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ क्यू, 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ क्यू। अब ओके, बात ध्यान से समझने की कोशिश करो, इसको नोट करो, 3 फैक्टर है पी का और 3 फैक्टर है क्यू का, बट या फिर चलो पहले इसको लिखते हैं, देयरफॉर 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ, 3 तो कॉमन फैक्टर निकल गया, 3 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ पी एंड क्यू। बट जो हमने एजम्पशन मानी थी वो तो ये थी कि पी और क्यू तो को प्राइम इंटीजर्स हैं, बट पी कॉमा क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। लेकिन ये तो हमारी एजम्पशन थी जो कि गलत हो चुकी है। हैंस आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हैंस आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हैंस आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। देयरफॉर क्या एजम्पशन मानी थी हमने, देखो दिखाता हूँ आपको। हमने एजम्पशन ये मानी थी कि √3 इज़ अ रैशनल नंबर। देयरफॉर √3 ये कैसा नंबर हो गया फिर, इज़ एन इर्रेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। ख़त्म कहानी। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना, तो हटा रहा हूँ मैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 10 देखिए, 5 माइनस √3। हमें ये प्रूव करना है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, हमको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले फिर से हम इसको मान लेंगे, लेट 5 माइनस √3 इज़ अ रैशनल नंबर। क्या मान लेंगे इसको, एक रैशनल नंबर मान लेंगे, सच दैट, इस तरीके से रैशनल नंबर मानेंगे कि 5 माइनस √3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी कॉमा क्यू कैसे इंटीजर्स होंगे, को प्राइम इंटीजर्स होंगे, वेयर पी कॉमा क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब 5 और p अपॉन क्यू को मैं एक तरफ ले आया और माइनस √3 को मैंने राइट में भेज दिया, तो ये प्लस का √3 हो गया। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 5q माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू √3। अब बात मेरी ध्यान से सुनना, जैसे एक इंटीजर है 2, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें मिलेगा 10, जो कि खुद भी एक इंटीजर है। इसका मतलब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके हमेशा इंटीजर मिलता है, याद रखना। क्लियर हो गया। सपोज एक इंटीजर है 5, दूसरा इंटीजर है 3, दोनों इंटीजर्स को माइनस कर देंगे तो हमें एक और इंटीजर मिल जाएगा। मतलब दो इंटीजर्स को माइनस करने पे हमें फिर से क्या मिलता है, एक इंटीजर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, 5q भी एक इंटीजर है, p भी एक इंटीजर है, दोनों इंटीजर्स को माइनस किया तो न्यूमरेटर में हमें इंटीजर मिलेगा, डिनोमिनेटर में खुद एक इंटीजर है क्योंकि हमने एजम्पशन मानी थी। और इंटीजर अपॉन इंटीजर हमें मिलता है रैशनल नंबर, ना कि रैशनल नंबर मिलता है, ना कि इंटीजर, याद रखना। फॉर एग्जांपल 2 और 3 दोनों इंटीजर्स हैं, और दोनों इंटीजर्स को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें एक रैशनल नंबर मिल रहा है 2/3, ना कि एक इंटीजर मिल रहा है। इंटीजर तो ये नंबर होते हैं 1 2 3 4 -1 -2। तो इस बात से ये कन्फर्मेशन मिल चुकी है हमको कि लेफ्ट साइड पक्का एक रैशनल नंबर है और राइट साइड पक्का एक इर्रेशनल नंबर है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़, बड़ा बड़ा लिखना टीचर को, कहीं वो सोचे यार ये क्या हो गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हैंस वी मेड रॉन्ग एजम्पशन, इसका मतलब तो ये हुआ कि हैंस आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, जो हमने सोचा था वो गलत सोचा था, हैंस आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। देयरफॉर इट इज़ अ, या इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर, 5 माइनस √3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ये लिख लेना आप एंड में। हैंस 5 माइनस √3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, 3√2 को हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है, 3√2 को इर्रेशनल, तो लेट 3√2 इज़ अ रैशनल नंबर, इसको हम मान लेंगे एक रैशनल नंबर, सच दैट, इस तरीके से रैशनल नंबर मानेंगे कि जो 3√2 है वो इक्वल है p अपॉन क्यू के, वेयर p कॉमा क्यू आर कैसे इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से अब, तो √2 इक्वल हो जाएगा p अपॉन 3q के। फिर से सेम कहानी, ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि p भी इंटीजर है,
3q भी इंटीजर होगा, और इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो रैशनल मिलेगा। बट √2 कैसे नंबर होता है? इर्रेशनल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। बड़ा बड़ा लिखना, नॉट पॉसिबल। सो आवर assumption was wrong, hence 3√2 is an irrational number। लिख लो आप लोग, hence our assumption was wrong, hence our assumption was wrong, so it is an irrational number। क्लियर हो गया इतना? चलते हैं आगे। सेम आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 के जो तीनों क्वेश्चन है ये करने हैं। √5 के लिए क्या करोगे आप? √5 को एक इर्रेशनल नंबर लिखोगे, सॉरी √5 को सबसे पहले आप मानोगे कि वो क्या है, एक रैशनल नंबर, तो आप उसको p/q की फॉर्म में लिख दोगे। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको फटाफट से। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो 5 इक्वल हो जाएगा p²/q² के। फिर आप बोलोगे कि जो p² है वो इक्वल है 5q² के। फिर आप बोलोगे कि जो 5 है वो पक्का एक फैक्टर है p² का। फिर आप बोलोगे जो 5 है वो फैक्टर होगा p का भी, इसीलिए 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे c से तो p आ जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है आपको, तो ये हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर इक्वल टू 5q²। ये हो जाएगा 25c² इक्वल टू 5q²। 5 की टेबल में 25 आता है 5 पर, तो 5c² इक्वल टू q²। फिर आप बोलोगे 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ q², 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ q²। और फिर इसके बाद बोल दोगे कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। अब ध्यान से देखो, 5 फैक्टर है q का, 5 फैक्टर है p का, तो 5 एक कॉमन फैक्टर हो गया p एंड q का। 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। इसका मतलब कि वो कोप्राइम तो थे ही नहीं, लेकिन हमने assumption मानी थी, सो आवर assumption was wrong, hence it is an irrational number। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने करा ही है √2 और √3 में। अब 3 + 2 √5 देखिए। 3 + 2 √5 को भी आप सबसे पहले क्या मानोगे? एक रैशनल नंबर मानोगे, जो कि होता है p/q की फॉर्म में। और इस तरीके से मानोगे कि दोनों को प्राइम नंबर है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। 2 √5 की वैल्यू हो जाएगी p/q -3, तो 2 √5 इक्वल हो जाएगा p - 3q/q के। अब 2 को आप दूसरी तरफ भेज दो, तो √5 इक्वल हो जाएगा p - 3q/2q के। राइट साइड एक रैशनल नंबर है, लेफ्ट साइड एक इर्रेशनल नंबर है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप बोलोगे इसलिए हमारी एजम्पशन गलत थी, और इसीलिए 3 + 2 √5 एक इर्रेशनल नंबर है। क्लियर? सेम आपको यहाँ पे करना है इनके लिए भी। तो आई थिंक अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर में है क्या, करना क्या है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। और इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी नहीं है सेशन के लिए, तो ये सारा काट देना, कट है मतलब डिलीटेड है। ओके, इसके आगे वाली एक्सरसाइज डिलीटेड है। आई होप आपको थोड़ी सी वैल्यू मिली होगी मेरी इस वीडियो से, आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ यूज़फुल कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपका क्या फ़ीडबैक है, आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं आ रही, या आप किस तरीके से मेरे को और सजेशंस दे सकते हैं, या फिर मैं आपके लिए और किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, अभी मेरा टारगेट है कि 500 तक हमें पहुँचना है जल्दी से जल्दी, विद इन 1 मंथ। अभी आज की डेट में 438 सब्सक्राइबर्स हैं आई थिंक सो, लेकिन हमें जल्द से जल्दी 500 तक पहुंचना है। फिर हम और टारगेट को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। आप भी अपने टारगेट को बढ़ाइए। आपको सीबीएसई में ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छा स्कोर करना है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। रात के 12:30 बज चुकी हैं और मेरी बैंड बज चुकी है पढ़ाते पढ़ाते सुबह से रात तक। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।